वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर। दोस्तों, आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर में हम पढ़ेंगे, जो मेन चैप्टर है आज का वो है ट्रांसफार्मर स्टूडेंट। और ट्रांसफार्मर में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फिजिकल साइज ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब कि ट्रांसफार्मर के जो साइज है उसके हिसाब से हम देखेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो साइज के हिसाब से ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी भी होती है दोस्तों। तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होगा कि ट्रांसफार्मर की साइज क्या होगी। ध्यान से सुनिए, ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा कि ट्रांसफार्मर का साइज क्या होगा। इसीलिए इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कि फ्रीक्वेंसी के प्रभाव पर, फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफार्मर का फिजिकल साइज क्या होगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जैसे जैसे ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे हम, ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी को यदि बढ़ाते हैं हम, तो उसका साइज कम होते जाता है। क्लियर है सभी को? अब इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी स्टूडेंट? 50 हर्ट्ज। अर्थात कि यहाँ पर हम इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो 50 हर्ट्ज है, और यूएस की फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, और 50 हर्ट्ज वाला कोई ट्रांसफार्मर है 5 एमवीए का। क्लियर है? 5 एमवीए का 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर जो ट्रांसफार्मर 5 एमवीए का है, यदि यही 5 एमवीए का ट्रांसफार्मर 60 हर्ट्ज वाला होता तो साइज किसका ज्यादा बड़ा होता? तो साइज ज्यादा बड़ा होता स्टूडेंट 50 हर्ट्ज का। अर्थात कि 50 हर्ट्ज का 5 एमवीए का जो ट्रांसफार्मर होगा उसका साइज बड़ा मिलेगा, और वही 5 एमवीए का 60 हर्ट्ज का जो ट्रांसफार्मर होगा उसका साइज छोटा मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट इतना? इसीलिए हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम यही पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फिजिकल साइज ऑफ ट्रांसफार्मर। अर्थात मेन पॉइंट यही है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर ट्रांसफार्मर का साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है, अर्थात छोटा हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो फ्रीक्वेंसी का, यदि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं हम, तो ट्रांसफार्मर का साइज छोटा हो जाता है। फ्रीक्वेंसी को यदि हम इंक्रीज करते हैं तो ट्रांसफार्मर का जो साइज है स्टूडेंट ये छोटा हो जाता है। तो एक्समर का, अर्थात कि ट्रांसफार्मर का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा स्टूडेंट। ये माउस सही काम नहीं कर रहा है स्टूडेंट, इसलिए लिखावट जो है वो सही नहीं आ रही है, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर ट्रांसफार्मर का जो साइज है वो छोटा होता है, अर्थात कम होता है। हायर फ्रीक्वेंसी विथ ट्रांसफार्मर साइज इज स्मॉलर। तो हायर फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफार्मर का साइज स्मॉल हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। अब यही एग्जांपल के तौर पर आपको हम बता रहे हैं कि 100 केवीए का कोई ट्रांसफार्मर है और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और दूसरा ट्रांसफार्मर है 100 केवीए का और उसकी फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज। तो सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर कौन सा होगा स्टूडेंट? देखो, रेटिंग तो दोनों का सेम है, यहाँ पर रेटिंग दोनों का सेम है, लेकिन 100 केवीए 50, एक ट्रांसफार्मर दूसरा ट्रांसफार्मर का भी 100 केवीए है, लेकिन एक की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है स्टूडेंट। तो सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर यहाँ पर होगा 50 हर्ट्ज वाला ट्रांसफार्मर। 100 केवीए का 50 हर्ट्ज वाला ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर बड़ा होगा स्टूडेंट, और 100 केवी का 200 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर छोटा होगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां पर आपको इस पॉइंट को याद रखना होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जाता है तो ट्रांसफार्मर का साइज रिड्यूस होता है। क्लियर है? हमने इसमें एग्जाम्पल के तौर पे समझा। अब मान के चलिए 200 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर स्मॉलर साइज का होगा। इसमें जो इसका सॉल्यूशन है, जो एग्जाम्पल के रूप में हमने क्वेश्चन लिए, इसका आंसर होगा 200 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर जिसका साइज छोटा होगा। क्लियर स्टूडेंट? इसीलिए देखना आप, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वहां पर, जैसे कि सीएफएल हो गया या एलईडी की जो प्लेट होती है किट, उस किट में छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। अब उनका आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो वहां पर यदि उसका जो लोगो रहता है और वहां पर कैलकुलेशन, ये सब चीज मतलब कि उसके बारे में विस्तृत जानकारी नम जो प्लेट होती है उस प्लेट में लिखा रहता है दोस्तों। तो वहां पर देखेंगे आप तो ट्रांसफार्मर का साइज आपको और उसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी 200 हर्ट्ज,
250 हर्ट्ज मतलब कि 250 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज, 350 हर्ट्ज, और ट्रांसफार्मर का साइज छोटा सा होता है स्टूडेंट। इसका कारण यही है कि जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ट्रांसफार्मर साइज उतना छोटा होगा। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पे आपको? चलिए, ट्रांसफार्मर में यदि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बी को हम घटाते हैं, क्लियर स्टूडेंट, यदि इस इक्वेशन को देखें हम, इस इक्वेशन से बेसिकली हमें यही समझ में आएगा, आप यही समझेंगे इस इक्वेशन से, यदि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बी मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू ई अपान एफ, यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर में इसी रूल के कारण ट्रांसफार्मर का जो साइज है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बी, बी मैक्सिमम अर्थात कि अधिकतम फ्लक्स घनत्व इज प्रोपोर्शनल टू ई, अर्थात कि ई क्या है दोस्तों? ये आउटपुट वोल्टेज है, ई आउटपुट वोल्टेज है स्टूडेंट। तो आउटपुट वोल्टेज ई, ये जो आउटपुट वोल्टेज ई है दोस्तों अपान एफ, और जब फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते हैं तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बी कम हो जाती है, मतलब अधिकतम फ्लक्स घनत्व कम हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने पर अधिकतम फ्लक्स घनत्व कम हो जाता है, इसीलिए दोस्तों फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर ट्रांसफार्मर का साइज भी कम हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट सभी को? अब यदि इसका वेव फॉर्म देखें हम, तो यहाँ पर इसका वेव फॉर्म है, और इस वेव फॉर्म को देखेंगे तो ये अधिकतम फ्लक्स घनत्व की वेव शेप है, पॉजिटिव हाफ साइकिल देन निगेटिव हाफ साइकिल। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, अर्थात कि जितना वोल्टेज इसमें उत्पन्न होगा उसका ये वेव शेप है स्टूडेंट। और यहाँ पर जब फार्मूले को हम तिरे गुणा करके यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट, फाई एम इज इक्वल टू बी मैक्सिमम इंटू ए, अर्थात कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए हो जाता है, बी इंटू ए, बी इंटू ए हो जाता है स्टूडेंट। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है दोस्तों, तो यही फार्मूला यहाँ पर काम करेगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स फाई एम इज इक्वल टू बी मैक्स इंटू ए, तो ये बी मैक्स इंटू ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसमें ट्रांसफार्मर का एरिया हो जाएगा। बी मैक्स क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लक्स डेंसिटी होगा, और वो भी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? ट्रांसफार्मर में यदि ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते हैं तो कोर स्मॉल हो जाता है, मतलब एरिया कम हो जाता है स्टूडेंट। फ्लक्स डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो एरिया कम हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? इसीलिए हम ये जो ट्रांसफार्मर होता है, यदि फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ाते हैं स्टूडेंट, तो यदि ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो इसका कोर स्मॉल हो जाता है, मतलब का कोर का साइज कम हो जाएगा, कोर का साइज छोटा हो जाएगा, वाइंडिंग्स का साइज छोटा हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, जितने अधिक हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी तो उसका साइज उतना छोटा होगा। क्लियर स्टूडेंट सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहां पर यदि ट्रांसफार्मर का साइज हमने तो देखा, तो इसको शॉर्टकट के तौर पे हम यदि देखा, तो शॉर्टकट के तौर पे हम देखेंगे स्टूडेंट, तो हमें एक चीज यहां समझ में आएगा कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने पर केवीए रेटिंग कम हो जाता है, और जब केवीए रेटिंग को इंक्रीज करते हैं दोस्तों, देखो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो केवीए रेटिंग इंक्रीज होगा, ट्रांसफार्मर का साइज है वो कोर का साइज रिड्यूस होगा। अर्थात इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं शॉर्टकट फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो केवीए रेटिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा, केवीए रेटिंग भी बढ़ेगा, और ट्रांसफार्मर का जो साइज है वो कोर साइज रिड्यूस हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर है ये लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिएगा, लोड का जो पावर फैक्टर होगा वो ट्रांसफार्मर के पावर फैक्टर को इफेक्ट करेगा, इस पॉइंट को याद रखिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने पर ट्रांसफार्मर का कोर साइज क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने पर ट्रांसफार्मर का कोर साइज रिड्यूस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों मैं जो जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में बताता हूं इसे आप अपने कॉपी में नोट कीजिए और इसे याद रखिए। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं।
इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। अब फ्रीक्वेंसी का केवीए रेटिंग पर क्या असर पड़ता है, तो क्या इफेक्ट होगा फ्रीक्वेंसी का उसके केवीए रेटिंग पर। केवीए रेटिंग इज कॉल्ड किलो वोल्ट एम्पियर, और किलो वोल्ट एम्पियर उसकी जो रेटिंग है, इसी रेटिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रांसफार्मर का यदि फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये जो मेन पॉइंट है, इस मेन पॉइंट को हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर मेन पॉइंट को जब हम देखते हैं स्टूडेंट, तो हमें एक चीज समझ में आता है कि यदि हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर की जब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो उसका साइज रिड्यूस होने लगता है। जैसे आप यदि ट्रांसफार्मर के साइज को इंक्रीज करेंगे तो उसका ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो उसका जो साइज है, कोर का साइज, वो रिड्यूस होने लगेगा। क्लियर है स्टूडेंट सभी को? सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब यदि यहां पर हम देखिए इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर की जो केवीए रेटिंग है स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर की जो केवी रेटिंग है, वो ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि ट्रांसफार्मर की जो केवी रेटिंग है, ये केवी रेटिंग उसके फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल में होगी। और ट्रांसफार्मर जो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसकी केवी रेटिंग भी बढ़ेगी। याद रखिएगा, यदि हमें केवी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी को यदि बढ़ाएं तो ये केवी रेटिंग भी बढ़ेगी। क्लियर है स्टूडेंट? इस पॉइंट को नोट करना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है एग्जाम में। यदि हम ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग को बढ़ाएं तो फ्रीक्वेंसी पर क्या असर पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट? यदि हम ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग को बढ़ाते हैं, इसका आंसर है स्टूडेंट, यदि हम ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग को बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी पड़ेगी, अर्थात की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। इसीलिए जैसे हम V प्रोपोर्शनल टू I पढ़ते हैं, अर्थात कि ओम का नियम पढ़ते हैं दोस्तों, एज अ सेम ट्रांसफार्मर केवी रेटिंग इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां पर ट्रांसफार्मर की यदि केवी रेटिंग को बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। क्लियर स्टूडेंट? अब यहां पर ट्रांसफार्मर का ये जो ईएमएफ इक्वेशन है, इस ईएमएफ इक्वेशन में देखेंगे तो यदि E1 मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज उत्पन्न होगा, ये प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज का इक्वेशन है स्टूडेंट। E1 इज इक्वल टू 4.445 इंटू एफ इंटू एन। क्लियर है स्टूडेंट? ये 4.44 कहां से आया, मैंने आपको बता दिया था। क्लियर है? 1.11 फॉर्म फैक्टर से यदि गुणा करेंगे तो 4.44 आएगा। क्लियर है? फ्लक्स फाइव क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स है। F is called frequency, N is number of turns in primary windings. Clear है स्टूडेंट? यदि हम यहां से सुनिए, यदि हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, प्राइमरी साइड की फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज करते हैं, तो यहां पर ये जो केवी रेटिंग अर्थात कि वोल्टेज की जो रेटिंग है, E1 का मान बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। क्लियर है स्टूडेंट? इस तरीके से हम इसको हम यहां पर डिनोट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो केवी रेटिंग भी बढ़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो केवी रेटिंग भी बढ़ेगा। चलिए यदि हम यहां पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम समझें, तो आप किस तरीके से इसे समझेंगे, इसे समझते हैं स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, देखेंगे। इन ऑपरेटिंग 400 हर्ट्ज ऑफ a transformer at 50 hertz, 400 hertz operating a transformer at a 50 hertz, its kVA rating is, मतलब कि यहाँ पर ऑपरेटिंग जो है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 400 हर्ट्ज। अब ट्रांसफार्मर जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, उसकी केवीए रेटिंग हमें ज्ञात करना है। चलिए, तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट, ये फार्मूला है केवीए रेटिंग ज्ञात करने का। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बड़े बड़े अच्छी एग्जाम में, चाहे वो जेई की एग्जाम हो, चाहे आईटीआई टेक्नीशियन की एग्जाम हो, चाहे एलएटीए की एग्जाम हो दोस्तों, चाहे आईटीआई की एनसीवीटी की एग्जाम हो, चाहे जेई या बीटेक वालों की जो एग्जाम है उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है।
ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको हम समझा रहे हैं स्टूडेंट, यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इन ऑपरेटिंग अ 400 हर्ट्ज अ ट्रांसफार्मर एट 50 हर्ट्ज इट्स केवी रेटिंग इज, अर्थात कि ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग क्या होगी। तो ये इसका फार्मूला स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग निकालने का। क्लियर स्टूडेंट? तो ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग निकालने का जो फार्मूला है, इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, केवीए 2 अपान केवीए 1। तो ये जो केवीए 1 हो जाएगा स्टूडेंट, ये ट्रांसफार्मर का फर्स्ट वाला हो जाएगा और ये केवी रेटिंग 2 का हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा F2 सेकंड ट्रांसफार्मर का, सेकंड का, और F1 ये फर्स्ट का हो जाएगा। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन कैसा करेंगे, केवीए 2 हमें ज्ञात करना है, मतलब कि सेकंड जो सेकेंडरी साइड जो है केवीए 2 का, उसे हमें ज्ञात करना है, अर्थात केवीए 2 का मान ज्ञात करना है। क्लियर स्टूडेंट? मतलब कि जो दूसरा ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है उसे हमें ज्ञात करना है, केवीए रेटिंग दूसरे ट्रांसफार्मर की। तो यहां पर केवीए 2 इज इक्वल टू केवीए 1 इंटू यहां पर हो जाएगा 50 अपान 400। तो 50 अपान 400 क्या है दोस्तों, यहां पर F2 का मान 50 दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट? ये जो F2 का मान है, F2 अपान F1, इसमें F2 का मान 50 हर्ट्ज दिया हुआ है और F1 का मान 400 हर्ट्ज दिया हुआ है स्टूडेंट। जब आप कैलकुलेशन करेंगे, एक जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल करेंगे और 8 पंचे 40 होता है स्टूडेंट, तो ये 5 8 40, इस तरीके से आप इसको काट लेंगे तो ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा। तो केवीए 2 की रेटिंग हो जाएगा केवीए 1 इंटू 1 अपान 8। तो यहां पर केवीए 2 इज इक्वल टू 1 अपान 8 इंटू केवीए 1 हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो केवीए रेटिंग भी इंक्रीज हुई। क्लियर स्टूडेंट? हमने यहां क्या किया, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, केवीए रेटिंग भी इंक्रीज हुआ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, यदि आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग भी बढ़ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। अर्थात ये कह सकते हैं, इसका आंसर क्या निकल के आएगा कि केवीए 2 केवीए का कितना गुना हो जाएगा, 1 अपान 8 गुना हो जाएगा, 1/8 गुना होगा दोस्तों। हमने जो आंसर अभी निकाला इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन से, तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आंसर निकाले उसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो केवीए रेटिंग भी बढ़ता है, और इस आंसर जो निकलेगा इसमें केवीए 2 का जो मान है वो केवीए 1 का 1 अपान 8 गुना होगा, मतलब कि 1/8 गुना बढ़ेगा एज कंपेयर टू केवीए 2 के। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनना चाहिए, इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? अब देखेंगे इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है। क्लियर है स्टूडेंट? इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, दोस्तों ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी निकालने के लिए फार्मूला दिया हुआ है और हम उस फार्मूले से ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी डिपेंड ऑन यूनिटी पावर लोड पर, अर्थात कि ये बोल सकते हैं यूनिटी इफिशियंसी जो है वो डिपेंड करेगा यूनिटी पावर फैक्टर पर। ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर उसके लोड पर और उसके फुल लोड पर, ये दोनों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यदि ये देखें ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी है वो पावर फैक्टर के लोड पर डिपेंड करता है और फुल लोड पर डिपेंड करता है। तो पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी होगा तो इफिशियंसी अच्छी होगी, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा, जो लोड कनेक्ट करेंगे ट्रांसफार्मर पर, यह लोड फुल लोड होगा और ये आप कैपेसिटिव लोड लगाते हैं कि इंडक्टिव लोड लगाते हैं या फिर रजिस्टिव लोड लगाते हैं, इस लोड पर भी डिपेंड करेगा। तो यदि हम छोटे शब्दों में मोटे मोटे तौर पर बताएं तो इफिशियंसी, ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी है वो पावर फैक्टर और उसके लोड पर डिपेंड करता है। क्लियर स्टूडेंट? अब इफिशियंसी निकालने का फार्मूला क्या है, तो इफिशियंसी निकालने का जो फार्मूला है स्टूडेंट यहाँ पर वो इजी फार्मूला है, एकदम इजी है स्टूडेंट। दक्षता निकालने का जो फार्मूला है वही फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो इफिशियंसी निकालने का जो फार्मूला है स्टूडेंट, यह फार्मूला है इफिशियंसी निकालने का, इफिशियंसी परसेंट इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर
यहां लिख दे रहा है मैम, आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर इंटू 100, आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर इंटू क्या हो जाएगा 100। अब दोस्तों यहां पर कहीं कहीं जो है इसमें फार्मूले में लिखा होता है आउटपुट पावर अपान आउटपुट पावर प्लस लॉस, ऐसा भी लिखा होता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ये आउटपुट पावर प्लस लॉस लिखा है बराबर ये किसके होता है, इनपुट पावर के। क्लियर है स्टूडेंट, भूलोगे तो नहीं। यहां पर जो आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर अपान इनपुट होना था, लेकिन इनपुट की जगह दोस्तों हमारे पास इनपुट नहीं पता, तो हम क्या लिख सकते हैं, आउटपुट पावर हमें मालूम है, तो आउटपुट पावर के साथ जो होने वाला लॉस है इस लॉस को मेजरमेंट करेंगे हम और लॉस को भी ऐड कर देंगे। तो आउटपुट पावर अपान आउटपुट पावर प्लस लॉस इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी का फार्मूला है। अब यदि इसको हम शॉर्टकट में लिखें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर इंटू 100। क्लियर स्टूडेंट, ये फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए शॉर्ट नोट के तौर पे, और एग्जाम में ये पूछा जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर किसी किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको इस टाइप से लिखा होगा, आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर इंटू 100 होगा, या तो फिर लिखा होगा आउटपुट पावर अपान आउटपुट पावर प्लस लॉस। क्लियर स्टूडेंट, या फिर वैसा लिखा नहीं होगा तो फिर इस टाइप से लिखा होगा, इफिशियंसी इज इक्वल टू इनपुट पावर माइनस लॉसेस अपान इनपुट पावर। तो यहां पर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी निकालने के 3 फार्मूले स्टूडेंट। कितने फार्मूले हो गए, 3 फार्मूले। कौन कौन से फार्मूले स्टूडेंट, चलिए कौन कौन से फार्मूले यहां पर, चलो ये फार्मूला देख लेते हैं। 3 फार्मूले, ऋषभ नेवारे ज्वाइन हो रहा है अभी। तो यहां पर इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपान आउटपुट प्लस लॉसेस, फर्स्ट फार्मूला हो गया स्टूडेंट। सेकंड फार्मूला है इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपान इनपुट इंटू 100, ये सेकंड फार्मूला हो गया दोस्तों। और थर्ड फार्मूला हो गया इफिशियंसी इज इक्वल टू इनपुट माइनस लॉसेस अपान इनपुट इंटू 100। तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी निकालने के 3 फार्मूले हम यहां पर पढ़ते हैं, और तीनों फार्मूले को याद रखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में तीनों टाइप में से कोई भी एक टाइप पूछ लेता है। तो ये तीनों फार्मूले आपको ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी निकालने के आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखेंगे तो इसको जब शॉर्टकट में, अभी तो हमने इसको शॉर्टकट में देखा, लेकिन जब ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी सही तरीके से कैलकुलेशन करके निकालेंगे हम, तो कैलकुलेशन करके जब निकालते हैं स्टूडेंट तो इसका मान कैसे निकल के आता है ये देखेंगे। चलिए इसका भी फार्मूला है, एक और फार्मूला है, इस फार्मूले को भी आपको नोट करना होगा। और ये फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर परसेंट इफिशियंसी इज इक्वल टू एक्स इंटू फुल लोड केवीए इंटू कॉस फाई, फुल लोड केवीए इंटू कॉस फाई। परसेंट इफिशियंसी इज इक्वल टू एक्स इंटू फुल लोड केवीए इंटू कॉस फाई। क्लियर है, एक्स इंटू फुल लोड केवीए इंटू कॉस फाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस। दोस्तों ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार के लॉस होते हैं, और ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के लॉस कौन कौन से होते हैं, एक तो कॉपर लॉस और दूसरा आयरन लॉस। और आयरन लॉस भी मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। आयरन लॉस कोर में होता है ट्रांसफार्मर के, और इसमें ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस, ये 2 लॉस होते हैं स्टूडेंट। इन दोनों लॉस को कैलकुलेशन करना होगा, तब आयरन लॉस टोटल निकलेगा। अब कॉपर लॉस भी वैसे निकालना पड़ेगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस ज्ञात कर सकते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट से हम आयरन लॉस ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट। यहां पर इस फार्मूले को इस तरीके से इसलिए लिखा गया है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है। तो ये फोर्थ नंबर का ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी निकालने का फार्मूला हो गया, क्योंकि फुल लोड केवीए इंटू कॉस फाई इस तरीके से निकालेंगे दोस्तों कैलकुलेशन। ये अंदर का कैलकुलेशन है, अंदर के से कैलकुलेशन करके हमें इसे निकालना पड़ेगा। तो अब लॉसेस में कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस दोनों होते हैं, ये दोनों लॉसेस को निकालने के बाद हमें
यहाँ पर ऐड करना होगा इस फार्मूले में, तब कहीं जाकर ट्रांसफार्मर की दक्षता निकाल सकते हैं। यहाँ पर x का मान जो है दोस्तों, वो x क्या है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो ये रेटेड केवीए वोल्टेज है और अपान फुल लोड केवीए वोल्टेज है, अर्थात कि रेटेड केवीए रेटिंग अपान फुल लोड केवीए रेटिंग। केवीए इज कॉल्ड किलो वोल्ट एम्पियर और ये क्या है, केवीए रेटिंग है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग है ना स्टूडेंट। तो ये केवीए रेटिंग भी आपको याद रखना होगा। तो x इज इक्वल टू, जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैसा करेंगे, जैसे कि 50/100 कर दिया, केवीए केवीए केवीए, तो ये केवीए केवीए हो जाएगा स्टूडेंट, केवीए से केवीए कैंसल, ये 1/2 बार कैंसल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो x का मान कितना आएगा, 1/2। तो यही x का मान यहाँ पर x की जगह 1/2 रखेंगे। क्लियर स्टूडेंट, तब कहीं जाके आपको ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी प्राप्त होगी। चलिए क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अर्थात कि ट्रांसफार्मर का इसके केवीए रेटिंग कैसे निकालते हैं हम, ये इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन अ 25 kVA 2000/200 वोल्ट। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज दिया है स्टूडेंट, इसको समझना है। एक 25 kVA रेटिंग का कोई ट्रांसफार्मर है, उसके प्राइमरी 2000 वोल्ट और सेकेंडरी 200 वोल्ट दिया हुआ है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। आयरन लॉस एंड फुल लोड कॉपर लॉस आर 350, मतलब कि आयरन लॉस कितना होगा 350 वाट और कॉपर लॉस होगा 400 वाट। क्लियर है स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो आयरन लॉस 350 वाट और कॉपर लॉस 400 वाट रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द इफिशियंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर ऑन फुल लोड। तो यहाँ पर इफिशियंसी दी हुई है और पावर फैक्टर का लोड हमें ज्ञात करना है, कैलकुलेट इफिशियंसी हम यहाँ ज्ञात करेंगे। और पावर फैक्टर यूनिटी दिया हुआ है, मतलब कि यूनिटी पावर फैक्टर मतलब कि 1 दिया हुआ है स्टूडेंट, और इसमें फुल लोड की कंडीशन में दिया हुआ है। तो ट्रांसफार्मर का सबसे पहले तो x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 25 kV का एक ट्रांसफार्मर है और 25 kV के ट्रांसफार्मर में हमें यहाँ दिया हुआ है x का मान हमें निकालना है। तो हमने बताया था आपको x का मान कैसे निकालते हैं। तो 25 kVA का कोई ट्रांसफार्मर है और 25 kV का ही ट्रांसफार्मर, तो इसको कैसा करेंगे, इसकी kVA रेटिंग करना है। तो kVA रेटिंग 25 kV है, अपान 25 kV हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो x का मान कितना निकल जाएगा स्टूडेंट, x का मान यहाँ पर 1 निकल जाएगा। अब हमारे पास दिया क्या क्या है ये देखेंगे दोस्तों, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन करना होता है और आंसर निकालकर फिर आप 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें टिक करना है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जेई लेवल के भी क्वेश्चन है, आईटी लेवल के भी क्वेश्चन है, टेक्नीशियन के, यदि आप इसरो की एग्जाम हो गई, एनटीपीसी की एग्जाम हो गई, ठीक है, सेल गेल की, यदि टेक्नीशियन का पेपर देंगे दोस्तों इलेक्ट्रिकल का, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे। जेई का पेपर देंगे, पॉलिटेक्निक वाला स्टूडेंट है तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए x का मान हमने कैसा निकाला, 25 kVA अपान 25 kVA, तो x का मान निकल गया, कैलकुलेशन करेंगे तो 1 kVA, x का मान कितना निकल गया स्टूडेंट, 1 kVA। अब यही 1 kVA को हम कैलकुलेशन करेंगे तो मान रखेंगे, मान दिया है, क्या क्या दिया है हमारे पास, चलिए हम देखेंगे। तो हमारे पास दिया है 400 वाट, तो 400 वाट कॉपर लॉस दिया हुआ है। यदि इसको किलोवाट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 को किलोवाट में करेंगे 1000 का भाग दे देंगे तो 0.4 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, 400 अपान 1000 2 जीरो, ठीक है, तो 4/10 हो गया, 0.4 हो जाएगा किलोवाट। क्लियर स्टूडेंट, ये 0.4 कहां से आया, क्लियर है कि नहीं, क्लियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वैसे ही हमारे पास आयरन लॉस भी दिया हुआ है। अब ये आयरन लॉस दिया है दोस्तों, तो इसका भी मान निकालना पड़ेगा, इसको भी कैलकुलेशन करके वैसे ही निकालना पड़ेगा। तो 350 वाट दिया हुआ है आयरन लॉस। अब इसे हम किलोवाट में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारी रेटिंग केवीए में है, इसलिए हम किलोवाट में चेंज कर रहे हैं। इकाई को चेंज करना पड़ेगा ना स्टूडेंट, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा इकाई को चेंज करना होता है। तो यहाँ पर 350 वाट दिया हुआ है, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन कैसा करेंगे, एज अ सेम जैसे कि 400 वाट दिया हुआ था, उसको हमने किलोवाट में चेंज किए। तो किलोवाट में कैसे चेंज किए थे स्टूडेंट, इसको करेंगे 350 दिया हुआ है अपान क्या करेंगे हम 1000, 1000 का भाग दे देंगे, तो इसमें एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बचा 35, 35। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा 0.35 हो जाएगा। 35 में 100 का देंगे भाग, तो 0.35 किलोवाट हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो ये आयरन लॉस हो गया किलोवाट में, और कॉपर लॉस भी किलोवाट में हो गया। चलिए इतना कैलकुलेशन कर लिया हमने, अब आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। चलिए एफिशिएंसी का फार्मूला रखते हैं, और एफिशिएंसी के फार्मूले से हम मान निकालेंगे स्टूडेंट। तो एफिशिएंसी का जो फार्मूला है, ये फार्मूला क्या है, चलिए यहाँ पर 1 केवीए निकला था, 1 केवीए मान रखेंगे हम। तो ये 1 रख दिया, 25 हमारे पास दिया हुआ है, 1 रख दिए दोस्तों हमने कैलकुलेशन करके। 1 इंटू 25 केवीए दिया हुआ था 1, इसका इसकी रेटिंग है प्लस 0.4, ये 0.4 क्या है किलोवाट में दिया हुआ है। आयरन लॉस कॉपर लॉस 0.35 दिया हुआ है, इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। जब आप कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट, तो 25 अपान 25 प्लस 0.75 हो जाएगा इंटू 100। क्लियर है। अब यहां पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा 25 दोस्तों, ये जो क्लास है ये जूम क्लास की रिकॉर्डिंग है जो आप तक पहुंच रही है। परसेंट इफिशियंसी इज इक्वल टू 25 अपान 25 प्लस 0.75 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये 25 यहाँ आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 100 यहाँ पर कैलकुलेटेड है, तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, ऐड करेंगे 35 0.4, तो ये 0.75 हो जाएगा। अब यहाँ पर 25/25 प्लस 0.75 हो जाएगा स्टूडेंट, इंटू 100 है। कैलकुलेशन करेंगे तो इफिशियंसी निकल जाएगा 97.8087%। इतना इफिशियंसी का मान निकल जाएगा। और इसमें जो फार्मूला हमने लास्ट में यूज किए थे वही फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, और इस फार्मूले के माध्यम से आंसर हम निकालेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। हमारे पास कितने मिनट बचते हैं अब, 2 मिनट 44 सेकेंड। चलिए इतने में 2 मिनट 44 सेकेंड में आप इसका कैलकुलेशन इफिशियंसी का कैलकुलेशन करके निकालिए। 0.8 लेगिंग पावर फैक्टर में निकाल सकते हैं आप। तो पावर फैक्टर में से निकाल के दिखाइए 0.8 लेगिंग में। चलो 0.8 लेगिंग पावर फैक्टर में निकाल के दिखाते हैं आपको। 0.7 में भी निकाल, 8 में भी निकाल सकते हैं, 1 में अभी हमने 1 में निकाला है। यूनिटी पावर फैक्टर पे निकाला ना स्टूडेंट हमने, अभी फुल लोड पे 0.8 लेगिंग पावर फैक्टर पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, बाकी कैलकुलेशन जैसा का वैसा होगा। जहां पर पावर फैक्टर का मान 1 रखे थे वहां पर 0.88 रखेंगे। क्लियर है सभी स्टूडेंट, सभी को क्लियर है। चलिए तो क्या करेंगे हम, जहां पर 1 रखा था यूनिटी पावर फैक्टर वहां पर रखेंगे 0.88 लेगिंग पावर फैक्टर। जहां देखो 0.8 लेगिंग पावर फैक्टर ये रख दिया हमने। कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन ऐसा सेम करना है, फार्मूले पे मान रखे, और जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 0.8, 25 इंटू 0.8 प्लस ये हो जाएगा 0.4 प्लस 0.35। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 0.75 हो जाएगा इंटू 100। 20 अपान 20 प्लस 0.75 इंटू 100 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो मान निकल के यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, और मान कितना निकलेगा इफिशियंसी में 96.38 इतना मान आ जाएगा दोस्तों। जब हम पावर फैक्टर का मान 0.88 रखते हैं, कितना 0.88 रखते हैं, तब इफिशियंसी का जो मान है 96.38% आता है। अर्थात ये कह सकते हैं पावर फैक्टर कम होगी तो इफिशियंसी भी कम होगा।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में स्टूडेंट 4 ऑप्शन में दिया होता है कि पावर फैक्टर को कम किया जाए तो इफिशियंसी के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो पावर फैक्टर को यदि हम कम करते हैं तो इफिशियंसी भी कम हो जाती है, मतलब कि ट्रांसफार्मर की दक्षता भी कम हो जाती है। क्लियर है स्टूडेंट इतना? तो ट्रांसफार्मर की यदि हम इफिशियंसी को कम करते हैं तो पावर फैक्टर भी कम हो जाता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपको ट्रांसफार्मर की पूरी वीडियोस जूम क्लास की रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच रही है, और ये जो रिकॉर्डिंग है दोस्तों, इसमें साउंड का वेरिएशन हो सकता है।